नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था और इसी दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके चलते अब यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आकाश आनंद के साथ साथ सीतापुर से बीएसपी के प्रत्याशी महेंद्र यादव के अलावा दूसरे प्रत्याशियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 171C, 153B, 505 और आरटी एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुनाव का रुख बदला जाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से विवादित बोल की वजह से सियासत की फिजा बदल रही है क्या। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। कई नेताओं को ऐसे विवादित मामलों को लेकर, विवादित स्टेटमेंट्स को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नोटिस मिल चुके हैं। शो कॉज नोटिस मिला, उस पर नेताओं ने सफाई भी दी। कुछ नेताओं पर बैन भी लगा चुनाव प्रचार करने पर। अब सवाल है कि आकाश आनंद पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्या इस पर आयोग संज्ञान लेगा और एक्शन भी हो सकता है, ये बड़ा सवाल। हालांकि आकाश आनंद की तरफ से एक जो स्टेटमेंट दिया गया था वो पेपर लीक के आरोपियों को लेकर था और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात करते हुए उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और प्रत्याशी जो विरोधी थे उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में बड़ा सवाल कि आकाश आनंद हैं कौन। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का बड़ा चेहरा है। मायावती के बाद आप कह सकते हैं कि नंबर 2 वही हैं। उत्तराधिकारी भी उनको अनाउंस किया जा चुका है। किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? 171C, 153, 188, 505(2) आईटी एक्ट की धारा 125 के तहत मामला दर्ज हुआ। पूरा मामला क्या है? दरअसल सीतापुर में रैली के दौरान विवादित टिप्पणी की। केंद्र और राज्य सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है। पुलिस ने आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसको लेकर लगातार अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है विवादित बयान की वजह से। और इसको लेकर सवाल यही कि क्या आकाश आनंद के स्टेटमेंट पर असर दिखेगा या नहीं। हालांकि बीजेपी नेताओं को लेकर उन्होंने भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ और कुल 35 लोगों पर हिंसा भड़काने और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वैभव त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है। सबसे अहम सवाल वैभव जी, क्या ऐसे बयानों का असर सियासत में होता है और दूसरा क्या इस पर आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए? अब देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन एक गंभीर प्रश्न है और मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा में सबको रहना चाहिए। लेकिन सवाल देश के सामने एक बड़ा ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री जी जो भाषा की मर्यादा अपनी तोड़ रहे हैं उसके लिए क्या आयोग उनको नोटिस देगा? क्या प्रधानमंत्री जी आचार संहिता से अलग हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है? जनता में ये चर्चाएं चल रही हैं कि अगर विपक्ष का कोई नेता या बीजेपी से इतर कोई नेता अगर कुछ भी बोल देता है तो तुरंत से आयोग एक्टिव हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने क्या नहीं कहा मुसलमान को देंगे तो हिंदू को देंगे, जबकि आचार संहिता में क्लियर कट लिखा है, बोला है कि नहीं आप धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़का सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी मान नहीं रहे हैं, ना ही आयोग पर कोई कार्रवाई कर रहा है। तो ये जनता के मन में सवाल है। मैं तो ये कहूंगा लेकिन पीएम के स्टेटमेंट को लेकर भी, कांग्रेस नेताओं के स्टेटमेंट को लेकर भी नोटिस तो दिया ही आयोग ने, त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के लिए भाजपा के अध्यक्ष बेचारे ने जेपी नड्डा जी को बलि का बकरा बना दिया है और जेपी नड्डा जी को नोटिस पकड़ा दिया है। बयान देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नोटिस पकड़ा दी जाएगी जेपी नड्डा जी को। तो ये बड़ी ठीक। आर बाग जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए और खिमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाग साहब, पहला सवाल आपसे ही, जो अहम सवाल कि आखिर आकाश आनंद ने अपना सियासी डेब्यू किया, अब तक वो बाहर पड़ रहे थे, उसके बाद वो राजनीति में आए, उनको उत्तराधिकारी बनाया गया और इस तरह की बयानबाजी से क्या आकाश आनंद एक चर्चा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं इतने एग्रेशन से? नहीं,
जी जी जी, थैंक यू। इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि जब चुनावी रैली होती है तो खास करके एक समूह को टारगेट करने के लिए, पोलराइज करने के लिए ये सब रणनीति हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। खास करके इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताई जा रही थी। और जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस हो या जो तमाम दल हैं, कहीं ना कहीं इनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि बीएसपी के जो मेंटर हैं, बीएसपी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस चीज के ऊपर जरूर विचार किए होंगे कि कैसे ये मुस्लिम वोट को पोलराइज किया जाए, और उसी तरीके से बीजेपी को पूरा टारगेट करके बीजेपी वर्सेस बीएसपी करने की एक सबसे बड़ी रणनीति मैं कहूंगा इससे। नहीं तो आप देखेंगे कि चुनावी रैली, चाहे आप टीएमसी का ले लीजिए, साउथ का ले लीजिए, नॉर्थ का ले लीजिए, हर तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस एक दूसरे को, कोई कह रहा है संविधान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है। तो ये करते हैं खास तरीके से रणनीति, इससे बीएसपी को फायदा होगा, पोलराइज हो जाएगा। मुस्लिम जो चीज है ये कहीं ना कहीं बीएसपी के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट भी बीएसपी ने इस बार स्पॉन्सर की है पूरे यूपी में। तो इसको बीएसपी को जो अगर खास करके इस पे फायदा हो, मुझे नजर आ रहा है। खेमचंद जी, एक बड़ा आरोप की आयोग जो है वो नोटिस पार्टी वाइज दे देता है जब बीजेपी के बड़े नेता या पीएम का स्टेटमेंट होता है। दूसरी तरफ अगर विरोधी पार्टी का कोई नेता लाइन क्रॉस करता है तो उसके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर देती है और आयोग भी पर्सनल नोटिस भेजता है। जी खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। ये आरोप सरासर गलत है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और निष्पक्षता से काम कर रहा है, और कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग पे अभी तक उंगली नहीं उठा सकता। वो सबको उन्होंने हमको भी नोटिस भेजा है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को नोटिस भेजा है, और दूसरी पार्टी वालों को भी नोटिस भेजे हैं। लेकिन दूसरी पार्टी वाले अपनी जो एक लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती। आप अगर इस तरीके से बोलो कि जूते मार के भगा दो, अभद्र भाषा का उपयोग करो, भड़काओ, लोगों को तोड़ने का, या फिर आप जैसे ममता दीदी बंगाल में कर रही हैं तो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ईद के दिन जो मुस्लिम मंच है उसका उपयोग, उसका आप कह सकते हैं दुरुपयोग करने की कोशिश की, और वहां पे हिंसा फैलाने की कोशिश की। कहा कि आपके घर में कोई आएगा, घुस के पीटेगा, तो आपको कुछ बोलना नहीं है। मतलब पहले से भड़का रही थी कि रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी तो आपको पीटा जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपके साथ कुछ गलत किया जाएगा। तो ये ऐसे लोग, वैसे राहुल गांधी जी हैं। नहीं, कांग्रेस का सवाल खेमचंद जी ये है कि जब पीएम ने स्टेटमेंट दिया तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया बजाय कि बीजेपी अध्यक्ष को? कांग्रेस के नेता अगर बयान दे रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा है नोटिस। देखिए, कांग्रेस के नेता तो अपने तरीके से खुद को चलाना चाहते हैं, चुनाव आयोग को चलाना चाहते हैं। वो ईवीएम पे इतने दिनों से हल्ला मचा रहे थे, ईवीएम गलत है, उसमें वीवीपैट 100% काउंट होनी चाहिए, वो सिस्टम गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके मुंह को बंद कर दिया है तो वो तो उन्होंने छोड़ दिया। ये सिर्फ और सिर्फ बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं। पहले ईवीएम पे आरोप लगाते थे, फिर चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, फिर किसी और पे आरोप लगा रहे हैं। ये इनका काम ही सिर्फ आरोप लगाना है। वैभव जी बताइए, ये छूट तो नहीं दी जा सकती ना किसी को भी कि वो किसी पार्टी के खिलाफ भड़काए, ये कहे जूते मारो, या इतनी लिबर्टी तो किसी को नहीं हो सकती। जो आकाश आनंद ने कहा है वो सही कहां से हो सकता है? मैंने ये कहा कि भाषा की मर्यादा बना के रखनी चाहिए, और ये सबको रखनी चाहिए। इसकी सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और प्रधानमंत्री जी जब ऐसी बातें करते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा गालियां उनको दी जा रही हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेसी और विपक्ष वाले उन्हीं को पूछ रहे हैं। आज से नहीं, जब से वो भाई साहब ऐसा है, कम से कम अरे इतनी मर्यादा रखिए। ठीक है, बारी बारी से बोले थे। ठीक है, सब कुछ वैभव जी बोलिए। भाषा से बात करते हैं। इतनी मर्यादा रखिए कि आप अपने समय में बोलिए। मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। बात रखिए, प्रधानमंत्री पे सीधा मर्यादा मैं चुप रहूं, ये तो नहीं चलेगा। ठीक खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। वैभव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी लिबर्टी तो किसी को नहीं दी जा सकती कि इस तरह से भड़काया जाए कि जूते मारो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात के लिए मैं खुद कह रहा हूँ भाषा की मर्यादा बना के रखेंगे, लेकिन सवाल प्रधानमंत्री जी पे ही आके टिकता है। देखिए, वैभव त्रिपाठी कुछ कहता है तो वो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, उसका बहुत महत्व नहीं है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, जो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री
बाकी विपक्ष के लेकिन लोगों को, लेकिन वैभव बाकी जी, देश के लोगों को सुनिए, एजेंडा सेट कर रहे हैं कि आप अभद्र बीएसपी टिप्पणी चुनाव कीजिए, भले अलग लड़ रही आप है, झूठ बीएसपी पर आप बोलिए। लोग भले आरोप लगाते रहे कि बीएसपी बी टीम है, लेकिन आप अभी भी आकाश आनंद के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा अभी कांग्रेस के मन में, सपा के मन में, बीएसपी के लिए? नहीं, देखिए या ये काम आ गया आकाश आनंद का बीजेपी के खिलाफ बोलना कि आप लोग एक अलग लामबंदी में दिख रहे हैं? हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सब बोलना काम आता है। हम बात जनता के मुद्दों की कर रहे हैं, तो हमको जनता के मुद्दों पे टिके रहने की बात है, हम उस पे टिके हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र नोच लिया जाएगा, ये कितनी अभद्र टिप्पणी है। हम लेकिन उस पे जाने की बजाय हम ये कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां देंगे, एमएसपी का गारंटी देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्यों नहीं कहा? तो सुप्रिया श्रीनेत के स्टेटमेंट पर आखिर एक्शन क्यों लेना पड़ा आयोग को? मैं आता हूँ खेमचंद जी, मैं आता हूँ। वैभव जी, फिर सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर एक्शन क्यों हुआ? ठीक है वैभव जी, सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर एक्शन क्यों हुआ? राहुल गांधी को शक्ति के खिलाफ क्यों बोलना पड़ा अगर मुद्दों पर ही बात करनी थी? देखिए, हम तो हमेशा मुद्दों पे ही बोल रहे हैं। सवाल क्यों भी खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आप ये बताइए ना, पर राहुल गांधी ने मुद्दे पर बात क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि शक्ति को खत्म कर देना है? शक्ति को नहीं, आपस में नहीं लड़ेंगे आप लोग, और प्रधानमंत्री के लिए वो सम्मानित पद पर है। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। वैभव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वैभव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे थे तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को शक्ति के खिलाफ बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, और सुप्रिया श्रीनेत ने बयानबाजी क्यों की? हाँ, देखिए, मैं बता रहा हूँ, शक्ति, राम भी लड़ रहे थे एक शक्ति के खिलाफ, वो आसुरी शक्ति, और जो तानाशाही शक्ति है वो आसुरी शक्ति का ही द्योतक है जो आज सरकार कर रही है। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको क्या इससे समझ आ रहा है? एग्जैक्टली शक्ति के कितने रूप हैं, पहले आप उसको समझिए। आसुरी शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जो आसुरी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था अपने उस स्टेटमेंट में, कहीं सुना था आपने? मैं आपको बता रहा हूं कि शक्ति के खिलाफ, सत्ता की शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सत्ता की शक्ति और सत्ता की शक्ति आसुरी प्रवृत्ति की तरफ। इस हिसाब से तो आकाश आनंद की तरफ से बीएसपी भी कह देगी कि हमने कहा था कि वर्चुअल जूते मारो, हमने ये नहीं कहा जूते मारो। नहीं, वो परसेप्शन वाली लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आर बाग साहब, क्या अगर कांग्रेस आकाश आनंद को लेकर हमलावर नहीं है तो एक विपक्षी मोर्चेबंदी दिख रही है क्या, कि बीजेपी के खिलाफ बोलना उनके फायदे में आ गया है? आर बाग साहब, अरे नहीं, ऐसा जैसे आकाश आनंद अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए आर बाग जी की राय सुन लेते हैं, लड़ रहा है और हम किसी के आर बाग साहब बोलिए। लेकिन सवाल ये है कि वैभव जी मैं लौटता हूँ, वैभव जी बोलते हैं, वैभव जी प्लीज आर बाग साहब बोलिए। जी खास करके जो कांग्रेस का वोट बैंक है, और उनको आप पहले 1950 से हम अगर देखेंगे, 1951, 61 से लेकर 70, और जब तक ये बामसेप जो संगठन है जो बीएसपी बना 1978, उसके बाद 1984 में बीएसपी बना। तो खास करके जो फाउंडर है कांसीराम साहब के, ये कांग्रेस को सबसे ज्यादा टारगेट किए। जिस विचारधारा से बीएसपी उभर के आई है, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो अंबेडकर बात की, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति सावरी महाराज, तो ये जो बहुजन पोलराइजेशन, बहुजन चीज के करते थे। बाबा साहब ने भी किताब लिखी है, व्हाट कांग्रेस गांधी डॉट टू अनटचेबल। उसके बाद फिर आप देखेंगे कांसीराम साहब जब आते हैं, कांसीराम साहब भी कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका ही वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक जो है ये नहीं, तो कर गया। इस विचारधारा वाली बात से आकाश आनंद का स्टेटमेंट कहां कनेक्ट हो रहा है? नहीं, बाग साहब शायद आपने म्यूट कर लिया क्या खुद को, एक बार चेक करिएगा। आर बाग साहब शायद आपने म्यूट कर लिया खुद को, एक बार चेक करिएगा, फिर वापस लौटते हैं आपके पास। लेकिन खेमचंद जी, बीजेपी नेताओं की भी बयानबाजी कहीं पीछे नहीं रही है, चाहे मंगलसूत्र वाला बयान हो या उसके बाद भी नेताओं की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए हैं वो भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। बाग साहब मैं आ रहा हूँ, बीजेपी भी कहती है। हाँ, मैं आता हूँ। एक सवाल मैंने किया खेमचंद जी से, एक जवाब ले लें, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। आयुष भाई, मंगलसूत्र वाला बयान कहीं भी अभद्र बयान नहीं है, वो सच्चाई को व्यक्त कर रहा है
जिस तरीके से कांग्रेस अपने सो कॉल न्याय पत्र में बातें कर रही है कि माइनॉरिटी के लिए हम फैसिलिटी देंगे, माइनॉरिटी के लिए हम अलग से लोन देंगे, माइनॉरिटी को हम पर्सनल लोन अलाउ कर देंगे, ये कितना झूठ बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। बात समय आता हूँ, बात समय आता हूँ। वैभव जी सुनिए। जिस तरीके से वैभव जी की पार्टी कांग्रेस बातें कर रही है, सो कॉल न्याय पत्र में उन्होंने ये साफ साफ लिखा है, ये साफ सिखाता है कि ये बहुसंख्यक की जो संपत्ति है, हमारी माता बहनों का जो सोना है, हमारी माता बहनों का जो संपत्ति है, उसको लेके ये अपने प्यारे लोगों में बांटना चाहते हैं। बारी बारी से बोल लीजिए आप लोग, एक मिनट। वैभव जी सुन लीजिए, बाग जी मैं आपके पास और आता हूँ। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बाहर लाना, समझाना, दिखाना, वो अभद्रता नहीं है। अभद्रता होता है कि आप पर्सनल टिप्पणी करो, अभद्रता होता है आप समाज का अपमान करो। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का अपमान किया, जिस तरीके से आज बीएसपी के नेता ने टिप्पणी की, इसको अभद्रता बोलते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब कहते हैं तो वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बातों को राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी की गई थी। खेमचंद जी सुनिए ना। राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी नेता ने एक टिप्पणी की। ना वो टिप्पणी बताई जा सकती, ना उसको आप दोहरा पाएंगे। वो जस्टिफाइड था? नहीं, मैं किसी इंडिविजुअल नेता की बात नहीं करता। राहुल गांधी एक स्मॉल नेता नहीं है, कोई छोटे आपके एक नेता राज्य नहीं के है। मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी को लेकर जो कहा, आपके एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी को लेकर जो कहा, वो मैं इंडिविजुअल नेताओं की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं अभी भाई मैं बात कर रहा हूँ टॉप लीडरशिप, राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी। राहुल गांधी जी किस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। फिर खेमचंद जी, फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि मायावती सही बोल रही हैं, आकाश आनंद गलत बोल रहे हैं, इसलिए इग्नोर कर देना चाहिए। करते हैं टॉप लीडरशिप में तो मायावती आती है, आकाश आनंद तो आते नहीं है। नहीं, आकाश क्यों नहीं आते? वो तो उत्तराधिकारी हैं। मायावती जी आपके एक राज्य के मुख्यमंत्री काउंट नहीं होंगे उस लिस्ट में, बड़े नेताओं में, स्टार प्रचारक भाई? जो उत्तराधिकारी है वो पार्टी का हेड है। मैं पार्टी के हेड की बात कर रहा हूँ। टॉप क्या सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, बाग साहब आप बताइए, क्या ये आकाश आनंद की जो भी शब्दावली है और अग्रेसिव कैंपेनिंग हम देख पा रहे हैं, उसका एकमात्र जो टारगेट है वो ये दिखाने की कोशिश हम कि बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम नहीं है, और जो मुस्लिम वोट बैंक छटका है बीएसपी से, वो उसके पास आए, अपना अस्तित्व बचा रहे? नहीं, ये पहले भी इनका 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए थे पिछले चुनाव में। हालांकि 2014 में शून्य मिला था इनको, मगर अभी का जो स्ट्रेटेजी को अपनाया गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट थी बीएसपी की, उसको छोड़ के अभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पहले जब 1984 में पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, तब से अभी तक वो एक फ्लो उसी धरातल पे आ रहे हैं। जो कैडराइज लोग हैं, जो लोग जाके ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं, उनको टिकट दी है पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं एक फ्लो हुई है कि कोशिश की जा रही है कि एक दोबारा फिर बहुजन पोलराइजेशन हो, और उसी के तहत ही ये स्टेटमेंट मुसलमान को लेकर क्या मतलब ये तो जाहिर तौर पर है कि आप पोलराइजेशन के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब ये तो बात हो गई कि हमने कबूल ही कर लिया कि हम ऐसा ध्रुवीकरण चाहते हैं, इसलिए हमारी तरफ से ऐसे बयान दिए जाएंगे। यस, ये हर पॉलिटिकल पार्टी पोलराइज करने की अभी ध्रुवीकरण करेंगे, क्योंकि ये लोग फ्रंट पे खेलेंगे। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो बड़े लीडर हैं, अपने वोटर को टारगेट करके ये फ्रंट में वो चीज को लाते हैं। जिस तरह से आप दिल्ली में भी चुनाव हुआ तो जिस तरह से टारगेट करके कहा गया, या कांग्रेस का ले लीजिए, वो उनको कहते हैं संविधान को खतरे हैं, तो संविधान को मानने वाले लोग हैं बढ़ रहे हैं, तो संविधान खतरे में अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या होगा, चुनाव नहीं कराएगी, ऐसे डरा रही है। एक ही मुद्दे को लेकर सरकार को कई मोर्चे घेरे हुए हैं, बीएसपी भी उसमें। खेमचंद जी आता हूं, वही इंडिया ब्लॉक का भी मुद्दा है, वही मुद्दा आप भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक जो वोट परसेंटेज वाइज ज्यादा मजबूत दिखता है यूपी में, उसको लोग वोट क्यों नहीं करेंगे और बसपा को क्यों करेंगे ऐसे पोलराइजेशन में भी? मुझे कह रहे हैं बाग जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बसपा एक कैडराइज पार्टी है। जैसे कि जितने प्रतिशत उनको वोट मिलना है, खास करके जो बहुजन समाज के जो कैडराइज लोग हैं, जो मूवमेंट में रहे, पानसेब के मूवमेंट हुए, DS4 में हुए, लेकिन उस वोट बैंक में लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम सपा अलायंस छोड़ दे 2019 का, तो बसपा का वोट बैंक 2014 से ही गिर रहा है। आज भी 12-13% वोट एग्जैक्टली 13% वोट बसपा का, 12.9 समथिंग % था यूपी विधानसभा में। जो मूल रूप से जुड़े हुए थे, जो वंचित जमात के लोग बीएसपी के साथ जुड़े, उसके बाद फिर 4 बार सरकार परमिशन की। ठीक है। और आप जी सर मैं आशुतोष जी, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। और जितने भी चुनाव जुड़े, चाहे सहारनपुर लीजिए, अमरोहा लीजिए, जहां पे दलित
प्लस मुस्लिम का जबरदस्त पॉपुलेशन वहां पे। ठीक है वैभव जी, अगर आपको आवाज मेरी मिल रही हो, सुन पा रहे हैं क्या आप वैभव जी? वैभव जी की शायद आवाज नहीं है, लेकिन खेमचंद जी ये कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हर पार्टी अपनी तरह से करती है और वही आकाश आनंद कर रहे हैं। उनको भी अपना चुनाव लड़ना ही है, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वही कर रहे हैं जो बाकी दल करते हैं। देखिए, छत्तीस समाज के लोग आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं। उनको पता है कि मोदी जी देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने विकास किया, उन्होंने सर्व समाज को साथ में लेकर डेवलपमेंट किया है। 10 साल में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसका डेवलपमेंट ना हुआ हो। विशेषकर एसटी समाज के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत तसल्ली से सुना है खेमचंद जी, बात सुन लीजिए प्लीज। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिल से एससी एसटी समाज का सम्मान करते हैं। आपने देखा किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में बड़ा आयोजन होता है कुंभ का, वहां पे वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और वो दिल से धोते हैं। वो मानते हैं कि वो इज्जत करने लायक समाज है, उनको अछूत नहीं कहना है, उनको हमें सर पे बिठाना है, क्योंकि वो समाज हमें साफ सफाई दे रहा है। उस समाज की वजह से पूरे विश्व में हमारे उत्तर प्रदेश का और हमारे मेले का नाम हुआ है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सवाल ये था जो आर बाग साहब ने कहा कि ध्रुवीकरण की कोशिश हर पार्टी अपने मोर्चे पर करती है अपने लेवल पर। आप लोग पसमानदा सम्मेलन करा रहे थे, आप लोग सूफी सम्मेलन करा रहे थे, चुनाव आते ही मुस्लिम मुस्लिम हो गया कि नहीं हुआ? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को, विपक्षी पर्टिकुलर इंडियन गठबंधन के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनको एक्सपोज करिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए खेमचंद जी। वो बाग साहब ने कहा ठीक है, खेमचंद जी 5 साल का रोड मैप पे काम मांग रहे हैं। खेमचंद जी, बीजेपी लगातार पसमानदा सम्मेलन करा रही थी। हैदराबाद में आपका जो नेशनल कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भी कहा गया कि पसमानदाओं तक हमको अपनी बातें पहुंचानी होंगी क्योंकि योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है और उस लिहाज से भी पार्टी से वो जुड़े। ये आपकी योजना थी। पसमानदा सम्मेलन हुए, सूफी सम्मेलन यूपी में कराया गया आपकी तरफ से। देखिए, पसमानदा सम्मेलन हिंदू मुस्लिम पे हो गया चुनाव। नहीं, पसमानदा सम्मेलन का मतलब है कि उस समाज को, मुस्लिम में भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बहुत ज्यादा इन्होंने आइसोलेट किया, बहुत ज्यादा इन्होंने दबाया और जो लाभ हैं, जो माइनॉरिटी के लाभ हैं, जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बना के उनको दिए जाते हैं, वो कुछ लोगों तक ही पहुंचे। पसमानदा समाज अछूता रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी तरीके से तैयारी थी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। तो जब मंच से मुस्लिम मुस्लिम कहा जाता है तो क्या वो पसमानदा मुस्लिम अलग हो जाते हैं उससे कि कांग्रेस मुस्लिमों को लाभ देगी या इस तरह से कहा जा रहा है? अभी कांग्रेसी और कम्युनिस्ट क्या करते हैं? हिंदुओं को ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे करके 50 समाज में बांटते हैं। तो इनसे कोई नहीं कहता कि इनसे क्या हिंदू अलग हो जाएंगे, हिंदू एक है। वैसे ही जब हिंदुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं तो मुसलमानों में वर्गीकरण है, हम नहीं कर रहे हैं। और वर्गीकरण इन्होंने किया हुआ है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में भी जो कट्टरपंथी हैं उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं। जो वहां पे वास्तव में गरीब है पसमानदा समाज, उनको इन्होंने कोई लाभ ही नहीं पहुंचाया। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो सब देख रहे हैं। उन्होंने दलितों में भी जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, बिहार में हम लोगों ने उनको विशेष योगदान दिया, विशेष सहयोग दिया, विशेष उनको कोटा दिया ताकि उनको लाभ पहुंच सके। ऐसा नहीं कि हमने कोटा दिया लेकिन उसमें विशेष जाति के या विशेष लोग ही उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चलते हैं। ठीक है। आर बाग साहब, आप बीजेपी पर हमला भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाकी दल भी ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जिनको बुरा कर रहे हैं उनकी बुराई वाले रास्ते पर ही आप लोग मतलब बसपा आगे बढ़ रही है। नहीं, आशुतोष जी जो बात कही साहब ने, शर्मा जी ने, पहले तो जब से बीजेपी पार्टी बनी है अभी तक 2024 में इन्होंने कितने पसमानदा को राज्यसभा दिया? ऐसा कौन से कैबिनेट में उसने शामिल किया? तमाम पोस्ट भरे पड़े हैं। लोकसभा, फिर वही आगे रिजर्वेशन पे हम लोगों ने काम करके दिखाया है। 4 करोड़ हमने जब घर बनाए हैं। चलिए, वक्त में बस खत्म हो गया। इतनी की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।